हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो हमारा चल रहा है हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है। और हिंदू मैरिज एक्ट में अभी हमने पिछली सीरीज़ में हमने पढ़ा सेक्शन 11 सेक्शन 12। सेक्शन 11 जो बात कर रहा था शून्य विवाह की यानी वॉइड मैरिज, और सेक्शन 12 यानी कि शून्य करणीय विवाह यानी कि वॉइडेबल मैरिज की। अब हम आज आगे चलते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 जो है ये भी चैप्टर 4 का ही है। ठीक है। सेक्शन 13 है विवाह विच्छेद, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं डाइवोर्स। अब हम एक बार एक्ट देख लेते हैं कि एक्ट हमारा क्या कह रहा है। एक्ट हमारा कहता है कि कोई भी विवाह वह इस अधिनियम के प्रारंभ में चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो। ये चीज आपने पढ़ी थी कि चाहे प्रारंभ में या इसके बाद, किस चीज के, एक्ट के, यानी एक्ट बनने से पहले विवाह हुआ हो या एक्ट बनने के बाद विवाह हुआ हो। सेम हमने ये चीज पढ़ी थी सेक्शन 12 में, क्योंकि सेक्शन 11 ये कह रहा था कि एक्ट बनने के बाद, जबकि सेक्शन 12 ये कह रहा था कि ऐसी सभी मैरिजें जो एक्ट बनने से पहले या एक्ट बनने के बाद हुई हो। सेम वही सेक्शन 13 कहता है कि ऐसी मैरिजें जो एक्ट को बनने से पहले या एक्ट बनने के बाद हुई हैं, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थित अर्जी पर विवाह विच्छेद की डिग्री इस आधार पर विघटित की जा सकेगी कि, यानी कि ये क्या कह रहा है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करता है, ठीक है, अर्जी लगाता है, तो कुछ उसके ग्राउंड है जिसके ग्राउंड पे वो डिग्री ले सकता है। अब वो ग्राउंड कौन कौन से हैं, उन्होंने ये बात कही है। पहला, दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुस्थापन के पश्चात, यानी कि विवाह होने के बाद, सेकंड पार्टी वो कोई भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, होने के बाद अपने पति या अपनी पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है। ठीक है। इसको मैं स्वेच्छा मैथुन को आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। ये होता है आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स वॉलंटरली, यानी अपनी इच्छा से। आई होप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों दोनों स्टूडेंटों को काम आ जाएगा, या जो भी देख रहे हैं वीडियो और उन्हें अगर कुछ जानना है तो उनको आई होप मदद मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो हमने अभी पढ़ा कि अपनी इच्छा से स्वेच्छा मैथुन, यानी कि वॉलेंट्रली सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, करता है, तो उस ग्राउंड पे वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स की डिग्री फाइल कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि 13 जो है, 13 में ए पार्ट है, बी पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। 13 को दो पार्टों में डिवाइड किया, एक तो 13 का ए और 13 का बी। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 13 हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तलाक किन आधारों पर होता है। ठीक है। तो 13 का पहला मैंने आपको बताया, 13 के पहले का 1 बताया मैंने। ठीक है। 13 सब सेक्शन 1 का 1 क्या कहता है, दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात, यानी कि विवाह के बाद, अपने पति या पत्नी से भिन्न, यानी कि अपने हस्बैंड वाइफ ने अपने कपल से, यानी जो उनका खुद का जोड़ा है उससे अलग सॉरी, किसी व्यक्ति के साथ, किसी मतलब अदर व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मैथुन किया है, यानी कि वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो वो क्या कर सकता है, डाइवोर्स की डिग्री ले सकता है, डाइवोर्स की डिग्री अप्लाई कर सकता है। इसी का 1 का ही 1 के 1 पार्ट का ए कहता है कि दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुपस्थान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है। ठीक है। दूसरा ग्राउंड क्या बता दिया इन्होंने कि दूसरा जो पक्षकार है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्टी, मैंने ही बताया कि पक्षकार दोनों हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ। भाई एक पार्टी फाइल करती है, दूसरा पार्टी जिसके अगेंस्ट फाइल किया जाता है, ये वो दूसरा पक्षकार है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुस्थापन के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, यानी कि उसके साथ क्रुएल्टी की है। क्रूरता को क्या बोलते हैं, क्रुएल्टी। ठीक है। क्रुएल्टी, और आई होप आप लोग को पता होगा, क्रूरल्टी की है। अत्याचार, क्रूरता कहते हैं अत्याचार करना, मारना, पीटना। ठीक है। मानसिक क्रूरता, मानसिक प्रताड़न करना या शारीरिक प्रताड़ना करना। ठीक है। जो हम जनरली टीवी में हम देखते हैं। ठीक है। तो वही ये बात कर रहा है। उसके बाद 1 का ख क्या कहता है, दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने की अव्यवस्थित पूर्व कम से कम 2 वर्ष का निरंतर कला अवधि पर अर्जीदार को अभ्यक्त रखा हो, यानी कि अब ये बात क्या कर रहा है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को
2 साल तक त्याग रखा हो, यानी डिजर्शन हुआ हो, कितने ईयर का, 2 ईयर का। ठीक है, कई बार आप देखते हैं कि कोर्ट में केस फाइल होता है और डिसीजन के ग्राउंड पे होता है, तो डिसीजन का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 2 ईयर का होता है। अगर कोई वाइफ या कोई हस्बैंड आकर ये कहता है कि जी हमारे बीच में 1 ईयर से मेरी पत्नी के बीच में हमारे आपस में रिलेशन नहीं है, या पत्नी कहती है जी मेरे हस्बैंड ने तो 1 ईयर तक मुझे पूछा नहीं, तो वो डिसीजन के ग्राउंड पर, यानी डिसीजन अभित्याग के आधार पर केस फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए कितना टाइम पीरियड होना ज़रूरी है, 2 साल का, यानी कि 2 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी भी पार्टी ने किसी भी पक्ष को त्याग दिया है, यानी उससे किसी भी प्रकार का कोई मेल जोल नहीं रखा है, समझ रहे हैं आप, तो उसको क्या बोलेंगे, अभी त्याग करना, कि भैया त्याग दिया। जैसे आप देखते हैं लोग कहते हैं संसार त्याग दिया या परिवार त्याग दिया, तो वो यही है। ठीक है, तो पत्नी या पति इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकता है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड। आप अक्सर देखिएगा अगर आपने पिटीशन देखी हो तो डाइवोर्स की जनरली हम लोग जो पिटीशन फाइल करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं 13(1) का 1 और 13(1) का 2, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा जाता है, ए और बी लिखा जाता है, वो जनरली इसीलिए लिखा जाता है कि भैया डिजर्शन है तो हम इस सेक्शन के इस पार्ट के तहत आ रहे हैं, और अगर हमारा क्रुएल्टी है तो हम सेक्शन के इस पार्ट के तहत आ रहे हैं। ये जनरली होता है जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो हमें ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि हम किस चीज़ में, किस सेक्शन के तहत और सेक्शन के किस पार्ट के तहत हम रिलीफ ले रहे हैं। ये नहीं कि भैया तलाक है उठाया बनाया और डाल दिया, नहीं, हमें उसमें देखना होता है कि हम किस सेक्शन के तहत और सेक्शन के किस पार्ट के तहत, कि क्रुएल्टी है तो हम उसको मेंशन करते हैं, डेरिएशन है तो उसको मेंशन करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि 2 साल का निरंतर उनके बीच में त्याग हुआ हो, मतलब अभिव्यक्त रखा हो, उसको अलग कर रखा हो, डेजर्ट कर दिया हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी त्याग या त्याग का जो मीनिंग होता है वो डेजर्ट होता है, डेजर्ट होता है, डेजर्ट होता है, सॉरी, डेजर्ट होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे है थोड़ी प्रोनाउंसेंस की गड़बड़ तो प्लीज़। अच्छा, उसके बाद है 1 का ही 2 है, अभी तक हम 1 का 1 का ए और 1 का बी पढ़ा हमने, अब 1 का ही 2 है, यानी 13 के 1 का ही 2 है, जो क्या कह रहा है, दूसरा पक्षकार अन्य धर्म से परिवर्तित हो जाने के कारण हिंदू नहीं रह गया हो, यानी कि उसने क्या करा, उसने धर्म बदल लिया, और धर्म बदल कर उसको क्या किया, वो हिंदू से मुस्लिम बन गया या ईसाई बन गया या पारसी बन गया, कोई भी उसने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। तो इस आधार पर भी डाइवोर्स हो सकता है। दूसरा पक्षकार यानी कि जिसने अर्जी फाइल की है उसके अपोजिट, यानी कि पत्नी ने करी है तो पति ने कर लिया हो धर्म परिवर्तन, और पति ने अगर केस फाइल किया हो तो पत्नी ने कर लिया हो। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने शायद आपको याद हो, मैंने जो मेरी फर्स्ट सीरीज थी उसमें मैंने ये बताया था कि एक केस था, मैं केस आपको बताऊं, ये केस था आपका ये था आपका एक सेकंड मैं आपको, हाँ, सरला मृदल वर्सेस भारत सन 1995। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई धर्म त्याग कर, धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह कर लेता है, ठीक है, दूसरा विवाह कर लेता है, तो उससे वो अपनी फर्स्ट वाइफ जो उसकी पहली पत्नी थी उसके जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो जाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ मेंटेनेंस की बात आती है वहाँ पे अगर हस्बैंड अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेता है तो वो ये नहीं कह सकता कि भैया मैंने तो धर्म बदल लिया और अब तो मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है इस औरत की, तो नहीं, उस पर बिगेमी लगेगी, वो द्यू विवाह का दोषी होगा और मेंटेनेंस के लिए भी लायबल होगा अपनी बेबी का। लेकिन अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वाइफ के पास ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, या हस्बैंड के पास एक ग्राउंड होता है कि भाई इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये मेरे साथ ज़िंदगी नहीं जीना चाह रही है, तो मुझे तलाक दिया जाए, मैं अपनी लाइफ देखूँ अलग। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने वो वहाँ पढ़ा था, ये हमने सरला मुर्दल वाला जो केस पढ़ा था, हमने सरला मुर्दल वाला जो हमने केस पढ़ा था वो हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था, न्यायिक पृथकीकरण यानी जुडिशियल सेपरेशन में पढ़ा था हमने, ये ध्यान रखिएगा। जुडिशियल सेपरेशन से रिलेटेड जो आपका केस है वो सरला मृदल वर्सेस भारत संघ है 1995 सुप्रीम कोर्ट का, जो कि ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाता है तो भी वह द्यू विवाह का दोषी होगा, द्यू विवाह का दोषी होगा, समझ रहे हैं आप, और लेकिन मेंटेनेंस देगा
ठीक है, ये नहीं कि मेंटेनेंस से बच जाएगा या भाई मुसलमान बन गया तो चलो जी मैं तो छुटकारा पा गया, ऐसा नहीं है। लेकिन वही 13 में जब हम आते हैं तो हमारे पास 13 ग्राउंड बन जाता है, डाइवोर्स का ये ग्राउंड बन जाता है कि भैया किसी ने धर्म बदल लिया तो पति या पत्नी अपना तलाक ले सकते हैं उससे। ठीक है, अब बात आती है कि 13 का फर्स्ट में मैंने आपको दोनों चीज बताई। फर्स्ट का 1A 1B, उसके बाद सेकंड पढ़ा हमने धर्म परिवर्तन वाला। अब 13 का ही सेकंड है। ठीक है, थर्ड का सेकंड क्या कहता है कि दूसरा पक्षकार असाध्य रूप से विकृत रहा है, यानी कि अथवा निरंतर या अंतरायिक रूप से इस प्रकार और इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा है कि अर्जीदार से युक्त रूप से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रतिश्रुति के साथ रहे। ठीक है, अर्जीदार से युक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रतिश्रुति के साथ रहे। अब बात क्या कहता है कि भाई मान लीजिए दूसरा पक्ष जो है वो क्या है, विकृत चित्र का है, यानी कि अनसाउंड माइंड है, उसे सोचने समझने की शक्ति नहीं है। ठीक है, अब वो या तो निरंतर है या फिर आंशिक तौर से, या तो कम्प्लीटली है, वो रेगुलर ही है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको वो नॉर्मल दिखते हैं, आपको बहुत नॉर्मल दिखेंगे, लेकिन सडनली उनको एक अटैक सा आता है और वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, या तो आदमी कहता है या तो पागल है, होता है ना, या बिल्कुल शांत बैठे हुए आपको लग रहा है ये तो बहुत जेन्युइन आदमी बिल्कुल शरीफ होकर बैठा और सडनली वो एक्ट कर जाता है ऐसा कि जैसे उसे कुछ नहीं पता, या वो उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, तो उसे कहते हैं निरंतर या फिर आंतरायिक, यानी कि या तो वो कंटिन्यू है, निरंतर है, या फिर वो कुछ कुछ समय के लिए मतलब उसकी हालत होती है। ठीक है, इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित रहा, यानी कि अनसाउंड माइंड तो है ही, दूसरा मेंटल डिसऑर्डर भी रहा है वो, और जो अर्जीदार युक्ति रूप से यह आशा नहीं की जा सकती, ठीक है, कि वह पता साथ रहे, यानी कि अब ये चीज उम्मीद नहीं की जा सकती कि भैया दोनों एक जो है वो उसके साथ एज ए लाइफ पार्टनर रहा जा सकता है रेस्पोंडेंट के साथ, तो ये भी एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स का। ठीक है, इसी में इसमें थर्ड में ही दो पार्ट दे रखे हैं, ए और बी। ये बताता है मानसिक विकार क्या है। ठीक है, मानसिक विकार मानसिक बीमारी यानी कि मेंटली डिसऑर्डर, मस्तिष्क का शरोध या अपूर्ण विकास, यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि भाई मानसिक विकार यानी कि मेंटल डिसऑर्डर होता क्या है, मेंटल डिसऑर्डर दिमागी होता है, जब आपका ब्रेन काम नहीं करता, आप किसी चीज़ को सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उस पर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, कंप्लीटली तरीके से आप अनसाउंड है, आपको कुछ नहीं पता। देखिए क्या होता है, हम कॉमन है तो हमें पता है कि भाई ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, इसको करेंगे तो ऐसा होगा, इसको करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन उन लोगों को इस चीज़ें के बारे में नहीं पता होता। उन्हें नहीं पता कि मैरिज लाइफ क्या है, या आगे क्या होना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस पे क्या डिसीजन लेना है। मतलब सेम जैसे आप ये कह सकते हैं जैसे एक बेबी होता है, छोटा बेबी ना, जो 3-4 महीने का, 5 महीने का, जैसे बोध बोलते हैं, बोलते हैं कि भैया इसको बोध है, ये इसको नहीं पता कुछ भी। सेम दिमागी जो संतुलन होता है उस बंदे का वैसा ही होता है कि वो किसी चीज़ का कोई फैसला, डिसीजन, या वो किसी भी चीज़ को कुछ नहीं कर पाता है। छोटा बच्चा तो मैं कहूँगी दूध भूख लगती है तो दूध मांग लेता है, लेकिन उसका रेट बिल्कुल ही अलग होता है उससे। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसका जो मानसिक विकास होता है वो नहीं हुआ होता है। ये आपका थर्ड का ए बताता है कि भाई आखिर वो है क्या। ठीक है, दूसरा मनोविकृति यानी कि मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर, और दूसरा बता रहा मनोविकृति। मनोविकृति में इसने क्या कहा कि बुद्धि जो है असामान्यता हो या नहीं, अभिप्रेत है, यानी कि बुद्धि की असामान्यता से, यानी कि हम लोग कॉमन है, हमारा माइंड कॉमन है, जनरली हम सबको सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो नहीं सोच पाएगा, नहीं समझ पाएगा। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर बुद्धि का विकास बिल्कुल नहीं होता है, एक छोटे बच्चे की तरह जिसका जो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसी तरह सेम होता है अनसाउंड माइंड। ठीक है, उसमें भी सेम यही सिचुएशन होती है और वो कंप्लीटली तरीके से कुछ नहीं समझ सकता। और दृढ़स्थ विकार यानी कि काफ़ी हद तक उसका मेंटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, काफ़ी हद तक वो मेंटल डिसऑर्डर या अनसाउंड माइंड होता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि हो सकता है कि इसका इलाज हो, तो ये ठीक नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप, कई बार होता है कि भाई ठीक है मेंटली डिसऑर्डर है, लेकिन ट्रीटमेंट हुआ तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ मेंटली डिसऑर्डर
इतनी हद तक होते हैं, ये इतनी हद तक अनसाउंड माइंड होते हैं कि उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है। मान लीजिए भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया अनसाउंड माइंड है, अब वो है तो बंदा 40 साल का, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति 2 साल के बच्चे की भी नहीं है, 1 साल के बच्चे की भी नहीं है। अब वो ट्रीटमेंट कराने जाए तो भैया डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि वो तो पैदाइशी है ना, बाय बर्थ है ना, उसका तो डेवलप हुआ ही नहीं, तो वो क्या करेगा, डॉक्टर उसमें क्या करेगा, डॉक्टर ये कहेगा भैया ना इलाज है, अब तो ये जो है जैसा है ऐसे। रीजनली आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ होते हैं, वो पैदाइशी बचपन से ही ऐसे होते हैं और यंगनेस तक वो आपको वैसे ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि आप अच्छा, इसका जो 13 का टू के जो ये टू का जो 1 और 2 के पार्ट के 3 के और ए और बी जो था, ये आपको ये क्लियर कर रहा था कि अनसाउंड माइंड यानी कि ये आपका मनोविकृति, और दूसरा आपका मानसिक विकार यानी कि आपका मेंटली डिसऑर्डर, ठीक है। तो मानसिक विकार हो गया आपका मेंटली डिसऑर्डर, और मनोविकृति जिसे आप अनसाउंड माइंड भी कह सकते हैं, फिजिकली डिसऑर्डर, फिजियोपैथिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, मनोविकृति या मस्तिष्क तौर से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, इसका फोर्थ पक्ष क्या कहता है। इसका फोर्थ पक्ष कहता है कि दूसरा पक्षकार उग्र और असाध्य रूप से कुष्ठ पीड़ित रहा हो, यानी कि किस रोग से पीड़ित रहा हो, कुष्ठ रोग से, और उसका इलाज पॉसिबल ना हो, ठीक है, ये जरूरी है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये सफरिंग फॉर द वैलिडिटी ऑफ द इनक्रेडिबल फ्रॉम द लेप्रोसी, ये पहले था, लेकिन 21 फरवरी 2019 के बाद इस ग्राउंड को खत्म कर दिया गया। अब ये डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये अब इलाज हो सकता है इसका, ठीक है। पहले ये था, कुष्ठ रोग जो था, लेप्रोसी जो था, पहले ग्राउंड था डाइवोर्स का, लेकिन 21 फरवरी 2019 के बाद से ये ग्राउंड खत्म कर दिया गया है, ठीक है, समाप्त कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये ग्राउंड नहीं है अब, ठीक है। अब हम आते हैं इसके 5वें ग्राउंड पे, यानी कि डाइवोर्स के ग्राउंड में जो फोर्थ ग्राउंड है हमारा, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित रहा हो, यानी कि लेप्रोसी से पीड़ित रहा हो, सफरिंग हो, तो वो अब इसका ग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि इसका इलाज है। हमेशा डाइवोर्स के ग्राउंड में जो हम बीमारी का जिक्र करते हैं, हमेशा हम उस बीमारी का जिक्र करते हैं जो लाइलाज हो, जिसका इलाज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया, लेप्रोसी जो लेप्रोसी है वो खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं 5वें ग्राउंड में। 5वां ग्राउंड क्या कहता है, दूसरा पक्षकार संचारी रूप से रतिज रोग से पीड़ित रहा है, ठीक है। रतिज रोग होता है वेनेरियल डिसीजर इन ए कम्युनिकेबल, ठीक है, रतिज रोग से पीड़ित रहा हो। छठा इसका कहता है, दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक पंथ के अनुसार प्रवचन ग्रहण कर चुका हो, यानी एक तरीके से दूसरे उसने धर्म को कर लिया हो, उसका दूसरे धर्म में वो चला गया हो, उसमें घुस गया हो, ठीक है, उसको कहते हैं। 7वां ग्राउंड क्या कहता है कि दूसरा पक्षकार जीवित है या नहीं, इसके बारे में 7 वर्ष या उससे अधिक की कला अवधि के भीतर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना है। जिन्होंने इसके बारे में, यदि वह पक्षकार जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता, यानी कि कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है 13 का सेकंड का 17 पार्ट, सॉरी 7 पार्ट ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल या उससे ज्यादा किसी ने नहीं सुना या नहीं देखा जाए, और खासकर उन लोगों ने जिससे उम्मीद की जाती है भैया ये तो इनके फैमिली के, इन्होंने तो देखा ही होगा या सुना ही होगा, उन लोगों ने भी अगर उसको नहीं देखा या सुना, तो ये भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स का, ठीक है। कोई भी पक्षकार इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकता है कि भैया मेरे पार्टनर को 7 साल तक किसी ने ना देखा ना सुना और 7 साल से ऊपर ही हो गए हैं, तो वो तलाक ले सकता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है कि स्पष्टीकरण है, इसका एक्सप्लेनेशन है, मैं पढ़ देती हूँ। इस उपधारा में अभिधेय पद से विवाह के दूसरे पक्षकार के द्वारा अर्जीदार का ऐसा अभिवचन अभिप्रेत है कि युक्त कारण के बिना और ऐसे पक्षकार की सहमति के बिना या इच्छा के विरुद्ध हो, यानी कि अब जो डिसीजन की बात आई है, वो डिसीजन क्या है कि फर्स्ट पार्टी जो तलाक फाइल कर रही है
उसको जो उसका दूसरा पक्षकार है उसके केस में, यानी जो उसका हस्बैंड या वाइफ है, उसने जो उसको रिजेक्ट किया है वो उसने अपनी इच्छा से किया हो, केस फाइल करने वाले की इच्छा से नहीं किया हो कि उसने कहा भैया तू मुझे छोड़ दे और वो छोड़ के चला गया, बाद में पत्नी का मूड आया, उन्होंने जाके केस फाइल कर दिया कि जी पति तो छोड़ के भाग गया मुझे। नहीं, अभित्याज का मतलब है कि जो पत्नी या पति जो भी केस फाइल कर रहा है, अगर उसका डिसीजन हुआ है, उसको त्यागा गया है, तो दूसरे पक्षकार ने अपनी इच्छा से उसको त्यागा हो, ठीक है ना, अपनी सहमति से उसको त्यागा हो, और जानबूझकर वो उसकी नहीं उपेक्षा कर रहा हो, यानी कि उसको रिफ्यूज कर रहा हो, उसको नेग्लेक्ट कर रहा हो, ठीक है, उसको केयर ना कर रहा हो उसकी, ये जरूरी है। ये नहीं कि भैया डेजर्ट हो गया तो ठीक है, डेजर्ट हो गया चलो जी चला गया, आपको गुस्सा आया, पहले तो आपने सहमति से कर लिया, ठीक है जी आप अलग रहो मैं अलग रहूंगी, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद आपका पता नहीं क्या दिमाग घूमा, आप गए कोर्ट, कहने लगे जी पति छोड़ के भाग गया या पत्नी छोड़ के भाग गई, तो उसमें ये साबित करना जरूरी है कि जो डेजर्ट हुआ है, यानी जो अभित्याग किया गया है, वो दूसरी पार्टी ने, यानी कि जो रेस्पोंडेंट है उसने अपनी इच्छा से किया हो, आपकी इच्छा के विरुद्ध किया हो आपका त्याग, और वो आपकी उपेक्षा कर रहा हो, नेग्लेक्ट कर रहा हो आपको, ठीक है। उसके ये स्पष्टीकरण है 13 का, ठीक है जी, जो अभित्याग के बारे में बताता है कि डिसीजन असल में कैसा होना चाहिए। अब आते हैं हम इसमें 1A पे, जो कहता है, ये 13 का ही चल रहा है, मैं बता देती हूँ आपको। 1A क्या कहता है, विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या चाहे पश्चात। एक चीज मैं जनरली आपको बताऊं कि इन केसेस में क्या हो रहा है कि कोई भी सेक्शन जो इसमें है उसमें ज़्यादातर जो सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं वो इस एक्ट के बनने के पहले वाली शादियों पे भी हो रहे हैं और बाद वाली शादियों पे भी हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ वाली थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 13 थोड़ा लेंथी है, और मैं चाह रही हूँ कि हम एक एक पॉइंट्स को, एक एक चीज़ को हम इसमें क्लियर करें ना, ताकि हमारा एक भी वर्ड छूटे ना बेयर एक्ट के थ्रू, ठीक है। 1A कहता है हमारा, सॉरी, कि विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह के इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुस्थापित हुआ हो चाहे पश्चात, विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थित कर सकेगा, यानी कि वो ग्राउंड तो मैंने आपको बताया ही है, इसके अलावा कुछ ग्राउंड और दिए हैं जो कहता है कि भैया इसके आधार पर ही केस फाइल किया जाएगा, ठीक है। विवाह के विघटन के इस आधार पर अर्जी उपस्थित करेगा, यानी कि वहां हमने बात करी ग्राउंड की, आधार की, और यहाँ हम बात करें कि किस आधार पर वो केस फाइल कर सकता है, तो क्या आया, यानी कि वो तो है जो है उसके अलावा जो, ठीक है। तो 1 क्या कहता है, 1A का 1 क्या कहता है कि ऐसी कार्यवाही से पारित जिससे कि उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कला अवधि भर उन पक्षकारों के बीच सह आवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ हो, यानी कि वो ग्राउंड तो हमारे थे ही सारे, हमने वो पढ़े ऑलमोस्ट ग्राउंड। अब ये उन ग्राउंड की बात कर रहा है जिसमें क्या हुआ कि बंदे ने जुडिशियल सेपरेशन कर लिया, न्यायिक पृथक्करण कर लिया। न्यायिक पृथक्करण हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 10 में पढ़ा था, ठीक है। तो क्या किया उसने, उससे अलग हो गए, अलग होने के बाद 1 साल तक वो लोग अलग रहे, और उस 1 साल के बीच में उनके बीच कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, आपसी कोई भी पति पत्नी जैसे संबंध नहीं बने, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें एक चीज ना, सेपरेशन का जो मीन्स होता है ना, वो सेपरेशन का मीन्स होता है पति पत्नी के वैवाहिक जीवन या वैवाहिक रिश्तों से, सेक्सुअली रिलेशन से ना, पति पत्नी का आपसी संबंध से होता है। आप एक ही घर में रहते हो लेकिन पति पत्नी जैसे नहीं रह रहे हो तो वो सेपरेशन माना जाएगा, लेकिन आप अलग अलग घर में रह रहे हो लेकिन फिर भी आके आप वाइफ हस्बैंड की वाइफ की तरह रहते हो, मिलते हो, चीज़ें करते हो, तो वो सेपरेशन नहीं काउंट होगा। एक घर में रहते हुए, एक छत में रहते हुए भी अगर हस्बैंड वाइफ के आपसी रिलेशन हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं है तो वो जुडिशियल सेपरेशन होता है, वो अपने आप में सेपरेशन है, ठीक है। और जुडिशियल सेपरेशन वो जब कहना जाता है जब हम कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं कि भैया हम नहीं रह सकते साथ साथ, हमें अलग करो, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर आपने न्यायिक पृथक्करण यानी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले ली है और उसके 1 वर्ष तक या उसके बाद तक आपके बीच आपसी कोई भी सहवास, कोई पुनरारंभ नहीं हुआ, यानी कि आपके बीच कोई भी साथ में
सहवास आई थिंक मतलब कोई भी आपका हस्बैंड वाइफ जैसे नहीं हुआ है आपका, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी इस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हो, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन डाइवोर्स नहीं होता है। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन को डाइवोर्स करने के लिए आपको डाइवोर्स की डिग्री फाइल करनी होती है। तो वही चीज़ है कि अगर आपके बीच कोई भी सहवास, कोई पुनर्जन्म नहीं हुआ, यानी पति पत्नी जैसे आपके कोई भी रिलेशन नहीं रहे हैं, ठीक है, तो आप उसकी डिग्री फाइल कर सकते हैं। अब आता है इसका दूसरा कि कार्यवाही पारित उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्य अधिकार की प्रस्थापना की डिग्री के पश्चात, यानी कि आपने क्या करा, आपने इसके अंदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ काउंसिल राइट की डिग्री ले ली, लेकिन उसके बाद में मतलब हस्बैंड ने क्या करा, वाइफ छोड़ के चली गई, हस्बैंड ने क्या करा, केस फाइल कर दिया कि भैया मेरा दाम्पत्य अधिकार की प्रस्थापना की डिग्री पास की जाए मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरी वाइफ आ नहीं रही है, उसको बोला जाए कि मेरे साथ आए और मेरा जो वैवाहिक जीवन है उसको मेरे साथ बिताए। लेकिन वो नहीं आई, और कब तक नहीं आई, 1 साल तक नहीं आई, उस चीज़ को 1 साल हो गया, तो उसके बिहाफ पर भी वो तलाक फाइल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 डिग्रियों की बात करी, फर्स्ट डिग्री बात करी न्यायिक प्रतिकरण, और दूसरी डिग्री की बात करी हमने प्रतिस्थापना की डिग्री। ठीक है, 2 डिग्रियों की बात हुई है। अब बात आती है इसमें सेक्शन इसी का है 2 है, पति पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के इस आधार पर अर्जित उपस्थित कर सकेगी। यानी मैंने आपको बताया था कि 13 का फन जो है वो राइट देता है हस्बैंड वाइफ दोनों को। ठीक है, लेकिन 13 का जो 2 है, ये हमने आपको याद है हमने न्यायिक प्रतिकरण में पढ़ा था कि 13(1) के जो ग्राउंड है वो सबके लिए है, वो पति पत्नी दोनों के लिए, लेकिन 13(2) का जो ग्राउंड है वो सिर्फ वाइफ के लिए है, वो हस्बैंड के लिए नहीं है। उसमें जो केस फाइल करेगी सिर्फ वाइफ फाइल करेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है कि पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा अपने विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर अर्जी उपस्थित कर सकेगी। अब वो कौन कौन से आधार है वो बता देती हूँ मैं आपको, एक्ट पढ़ के बोलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुस्थापित विवाह की दशा में पति ने ऐसे प्रारंभ के पूर्व विवाह कर लिया था कि अर्जीदार के विवाह के अनुष्ठान के समय पत्नी की कोई ऐसी दूसरी पत्नी जीवित थी और उसका विवाह ऐसा प्रारंभ पूर्व हुआ था। यानी कहने का मतलब ये है कि उसकी ऑलरेडी पत्नी जिंदा है और उसने दूसरा विवाह कर लिया। ठीक है, सेकंड मैरिज कर ली, तो इसमें क्या कर, और उसकी पत्नी पहली वाली पत्नी जिंदा है। ठीक है, तो वो उसमें केस फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। दूसरा ग्राउंड इसमें पत्नी को दिया गया है कि पति बलात्कार, ठीक है, या अप्राकृतिक दोष, ठीक है, उसका दोषी है, यानी कि या तो वो बलात्कार के थ्रू 376 से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, आईपीसी में हमने 376 पढ़ा है, उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा केस है, या 377, अगर हम इसे हिंदी में इस वर्ड को पढ़ें तो गुदा मैथुन या पशुगमन कहा जाता है। और पशुगमन और गुदा मैथुन का जो ये वर्ड है ये हम जनरली पढ़ते हैं अननेचुरल सेक्स में पढ़ते हैं हम इसको। हिंदी में हम जब इसे पढ़ेंगे तो ये 2 वर्ड आते हैं, क्योंकि जब हम अननेचुरल सेक्स की थ्योरी पढ़ते हैं, अननेचुरल सेक्स क्या है वो 377 में हम आईपीसी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो रेप से है या फिर वो आपका 377 यानी कि अननेचुरल सेक्स, यानी कि या तो वो रेप में, बलात्कार में, या अननेचुरल सेक्स में वो दोषी है, और वो जो सज़ा उसको मिली है वो लास्ट है, मतलब उसके बाद उसके पास अपील और रिवीजन का कोई राइट नहीं है उसके पास, वो लास्ट है। यानी कि निचले से ऊंच क्या बोलते हैं उसको, अपर जो अदालत होती है, हायर जो कोर्ट होती है, वहाँ से उसको डिसाइड हो गया कि भाई फाइनली इसको इस चीज़ में पनिशमेंट मिल गया, तो उसकी वाइफ इस आधार पर डाइवोर्स ले सकती है। उसके बाद तीसरा 13(2) का 3 क्या कहता है, जिसमें पत्नी के राइट है। तीसरा कहता है कि अगर, एक्ट पढ़ती हूँ मैं, कि हिंदू दत्तक या भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के अधीन वाद में, यानी कि हमारा जो एडॉप्शन मेंटेनेंस एचएमए का जो हमारा हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, उसमें सेक्शन 18 मेंटेनेंस की बात करता है। ठीक है, जैसे हम उसमें पढ़ते हैं 125 हमारा सीआरपीसी में मेंटेनेंस की बात करता है, सेम हमारा सेक्शन 18 हिंदू मेंटेनेंस दत्तक भरण पोषण यानी कि एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 भी बात करता है मेंटेनेंस की। ठीक है, तो उस मेंटेनेंस के तहत कोई केस फाइल किया उसने, दूसरा उसने सीआरपीसी के 125 के तहत, यानी जो मेंटेनेंस की बात करता है ये भी, ठीक है, मैंने आपको बताया था उसके तहत, ठीक है, उसने क्या करा, केस फाइल किया और उस पर कार्यवाही हुई और वहां से उसको डिग्री मिल गई।
ठीक है, उसको डिक्री मिल गई कि ठीक है भाई ये आपका हस्बैंड जो है लायबल है आपका खर्चा उठाने के लिए, लेकिन वो नहीं उठाता है, यानी ऑर्डर के बाद भी अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता है, तो उसकी वाइफ क्या कर सकती है, 13(2) में 13(2) के थर्ड पार्ट में जाकर एप्लीकेशन वो पिटिशन फाइल कर सकती है कि भैया मुझे डाइवोर्स दिया जाए, क्योंकि ये आदमी मुझे नहीं मेंटेन कर रहा कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कि उसका विवाह, आपको याद है मैंने एक बताया था आपको, यौवन अवस्था, यौवन गमन करके एक वर्ड बताया था मैंने आपको, यानी कि जो 15 साल की एज के जो होते हैं, कम टीनेजर टाइप एज जो होती है, उस एज में जो मैरिज होती है, ठीक है, उससे उसके ब्याह पे भी लेडी ले सकती है, ठीक है ना, उसके ब्याह पे भी लेडी डाइवोर्स ले सकती है अगर, तो यही बात हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहा है, ये 13(2) का फोर्थ पार्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा है, वहाँ पे सिंपल बताया था जुडिशियल सेपरेशन में, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है इसको कि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु हो जाने से पूर्व, यानी कि चाहे उसकी शादी में उसकी मैरिज कंज्यूम्ड हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है, यानी विभोत्तर संभोग हुआ हो या ना हो, यानी कि मैरिज कंज्यूम हुई हो या नहीं हुई हो, और उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाने के पूर्व अनुस्थापित किया गया था, यानी कि जो उसकी शादी हुई थी वो 15 साल हो जाने के पूर्व, यानी 15 साल होने से पहले हो गई थी, और उसे 15 वर्ष आयु प्राप्त करने जाने के किंतु 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया गया हो, यानी कि वो अब उस मैरिज को नहीं चलाना चाहती, वो मैरिज उसकी सहमति से नहीं हुई थी, यानी कि 13(2) के फोर्थ में एक लेडी डाइवोर्स का उसके बाद ये भी ग्राउंड बन जाता है कि मान लीजिए उसका विवाह 15 साल की उम्र से पहले हो गया, ठीक है, तो वो क्या करती है, अब जब वो 15 साल की हो गई, 16 की हो गई, उसको एहसास हुआ कि यार मेरी शादी मेरे खिलाफ की गई और मैं अब 15-16 साल की हो गई हूँ, तो भैया मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना, मुझे ज़बरदस्ती इसके साथ बांध दिया है, तो 18 साल पूरे होने से पहले, ये नहीं कि 19 साल 20 साल की उम्र में जाकर वो डाइवोर्स केस फाइल करी, नहीं, वो 18 साल पूरे होने से पहले अपना डाइवोर्स की डिक्री फाइल कर सकती है और डाइवोर्स ले सकती है। सेम यही ग्राउंड आपका मुस्लिम लॉ के डाइवोर्स में भी है, जहाँ पे महिला को अधिकार दिया गया है, न्यायिक राइट, उसको जुडिशली राइट दिया गया है कि वो कब कब केस फाइल कर सकती है डाइवोर्स का, ठीक है, मुस्लिम लॉ में भी है ये, मुस्लिम लॉ में भी ये ग्राउंड है कि अगर किसी लेडी की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गई और वो 15 वर्ष पूरा हो गया और उसको अब उसको वो ऑब्जेक्शन उठा सकती है, उसको पता है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई है, तो वो क्या करेगी, वो डाइवोर्स की डिक्री फाइल कर सकती है, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि उसकी उम्र 15 से 18 तक, 18 कंप्लीट ना हुई हो, यानी 15 से 18 के बीच में हुई हो और उसकी जो शादी है वो 15 साल से पहले हुई हो, ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें मैं आपको ना केस बता देती हूँ, ठीक है, इसमें जो केस है, एक केस है इसमें CM श्रीवास्तव वर्सेस अश्वनी प्रसाद, AIR 1967, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है, ये क्या कहता है, व्यभिचारता को अप्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है, यानी कि अडल्ट्री, ठीक है, अडल्ट्री जो 13(1) के 1 में बताई गई अडल्ट्री का ग्राउंड, जो पति पत्नी दोनों के लिए है। अडल्ट्री क्या थी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी अदर की पत्नी के साथ मतलब रिलेशन बनाना, ठीक है, तो वो अडल्ट्री है, या पत्नी किसी के साथ कर रही है, आप IPC में आओगे तो लेडी पे अडल्ट्री नहीं लगती, लेकिन जब आप पर्सनल लॉ में आ जाते हैं, जब हम अपने हिंदू लॉ में आ जाते हैं तो वहाँ पे अडल्ट्री लगती है, जाड़ता यानी कि अडल्ट्री औरत पे भी अप्लाई होती है और उसका हस्बैंड उस ग्राउंड पे डाइवोर्स कर ले सकता है, ठीक है, तो व्यभिचारता को यानी अडल्ट्री को आप अप्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि ऐसे एविडेंस जो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, यानी जो दिख नहीं रहे हैं, अप्रत्यक्ष है, यानी कि एक कंडीशन है, यानी कि ये मानिए कि एक आदमी है और वो अपनी वाइफ उसकी उसी घर में रह रही है, मतलब एक रूम छोड़ के रह रही है, और दूसरे रूम में कोई अदर लेडी रह रही है, वो
क्या करता है, वो काम पे से आता है, अपनी वाइफ के पास नहीं जाता, वो उसके पास चला जाता है, वो अपनी वाइफ से महीनों बात नहीं करता, मिलता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, आते सीधे वहाँ घुस जाता है, खाना वहाँ खा रहा है, सो वहाँ रहा है, तो ये माना जाएगा कि वो बंदा अडल्ट्री में है, क्योंकि इसके लिए कोई पिक्चर पिक तो आएगी नहीं, आप फोटो तो नहीं कह सकते कि भैया ये उसके साथ सो रहा था या उसके साथ घूम रहा था, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो ये आपका जो होता है वो इनडायरेक्टली जो एविडेंस होते हैं या जो परिस्थितियां हैं, यानी जो सरकमटांसेस हैं, चीज़ों को शो करते हैं। यानी कि मान लीजिए एक लेडी है, उसकी बहन आती है और वो उस लेडी के पास नहीं रहती, वो क्या करती है, अपने जीजा जी के साथ कमरे में जाती है, कुंडी बंद करती है और वहीं उनका अपना खाना पीना जो भी है अपना चल रहा है। तो क्या है, वाइफ इसमें अडल्ट्री प्रूफ नहीं कर सकती, तो प्रूफ किस आधार पे करेगी वो, कि भैया ये सरकमटांसेस ये हैं, ये बंदी आती है, मुझसे नहीं मिलती, मेरे हस्बैंड से मिल जाती है, या ये आदमी मेरे से नहीं, मेरे पास नहीं आता, फलानी किसी लेडी के पास पूरे दिन पड़ा रहता है, पूरी रात पड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि हाँ ये बंदा अडल्ट्री में है। ठीक है, तो ये किस केस में कहा गया, ये कहा गया CM श्रीवास्तव वर्सेस अश्विनी प्रसाद AI 1967 सुप्रीम कोर्ट में, कि अडल्ट्री को आप अप्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि इनडायरेक्टली या परिस्थिति जन्य साक्ष्य यानी सर्कमटांसेस एविडेंस के द्वारा साबित कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक आया था केस है विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती AIR 1957, ये भी सुप्रीम कोर्ट का केस है, 1957 का है। इसमें कहा गया कि अभितजन के गठन के लिए साबित करना आवश्यक है कि समस्त वैधानिक अवधि में अभितजन्य करने वाले पति या पत्नी से अभितजन्य का इरादा मौजूद रहा हो। यानी यहाँ बात करी जा रही है डिजर्शन की, यानी जो डिजर्शन हुआ है उसमें ये साबित करना जरूरी है कि जो लीगली टाइम है उसका वैधानिक अवधि है, यानी वैधानिक लीगली टाइम कितना दिया, 2 साल का दिया गया, तो वो 2 साल का होना जरूरी है। और दूसरा ये है कि जो पति वाले त्यागने वाले पति ने पत्नी को जो छोड़ा है, उसके लिए जो उसकी इंटेंशन है वो डिसीजन की ज़रूरी है। मतलब उसको जो छोड़ा वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो फलाने दुबई गया था काम करने, मैं तो दुबई काम करने, मैंने इसको छोड़ा ही कहाँ है, तो उसके इंटेंशन भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कि हाँ भाई ये इंटेंशन है मेरी इसको छोड़ने की, छोड़ा है मैंने, मेरी इंटेंशन थी, मुझे मुझे इसको छोड़ना था। लेकिन ये नहीं है कि भाई मैं चला गया दुबई काम करने, तो वो कहेगा जी मैं तो गया था काम करने गया था, मेरी इंटेंशन इसको छोड़ के भागने की थोड़ी ना थी। ठीक है, तो विपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती AI 1957 में कहा गया कि डिजर्शन के लिए अगर आपको डिजर्शन साबित करना आवश्यक है, और वो भी कैसे कि 2 साल तक आपको त्यागा हो, और जो त्यागा गया है उसके लिए, ठीक है, पत्नी को त्यागने का इरादा जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं केस और है हमारा सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कुमार AI 2009 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही है। इसमें कहा था कि आपराधिक मन स्थिति क्रूरता आवश्यक तत्व नहीं है। यानी कि जैसे आपने पढ़ा है कि IPC में क्या कहता है, क्राइम के लिए क्या जरूरी है, क्राइम के लिए जरूरी है मन की स्थिति, मेंस रिया, है ना, एक्ट रिया नहीं मेंस रिया, तो किसी भी क्राइम के लिए मेंस रिया और एक्ट रिया होना जरूरी है, यानी मन की स्थिति, किसी अपराध को करने के लिए मन की स्थिति जरूरी है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि आपराधिक मन की स्थिति क्रूरता का आवश्यक तत्व नहीं है। अगर किसी लेडी के साथ क्रूरल्टी हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके मन, जो करने वाला है उसका मन आपराधिक होना जरूरी है, आपराधिक होना जरूरी नहीं है उसके लिए। अगर वो क्रूरल्टी कर रहा है तो उसके लिए उसका मेंस रिया होना जरूरी नहीं है, उसके मन में अपराध होना जरूरी नहीं है। भाई जनरली आदमी क्रूरल्टी कर देता, 4 थप्पड़ मार दिए, गाली दे दी, गलौज दे दिया, तो वो क्रिमिनली थोड़ी ना, वो मन से क्रिमिनली थोड़ी ना है। ठीक है, तो आपराधिक मन स्थिति क्रूरता का आवश्यक तत्व नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि जो क्रूरल्टी हुई है तो क्रूरल्टी के लिए ये फैक्ट होना जरूरी, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी, अगर कहते हैं ना अपराध के तत्व क्या होते हैं, क्राइम के लिए आपराधिक मन स्थिति जरूरी है, लेकिन क्रूरल्टी के लिए आपराधिक मन की स्थिति जरूरी नहीं है, मेंस रिया जरूरी नहीं है, जबकि क्राइम के लिए मेंस रिया जरूरी है। समझ रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एक केस है विश्वनाथ सीताराम अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया कि क्रूरता का मानवीय आचरण या मानवीय व्यवहार से अटूट संबंध, यानी क्रूरता को जो, यानी क्रूरल्टी को जो एक्सप्लेन किया उसको उन्होंने कहा कि मानवीय आचरण या मानवीय व्यवहार से अटूट संबंध, यानी कि आदमी जो इंसानियत का एक कंडक्ट होता है, भाई इंसान क्या है, इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। ठीक है, हमारे मन में दूसरों के लिए दया भाव ये होना ज़रूरी है। तो लेकिन कोई भी इंसान है, मनुष्य है, उसका आचरण यानी उसका कंडक्ट और उसका जो व्यवहार है, ठीक है, वो ज़रूरी है।
उसी से तो पता चलेगा ना कि भाई इसने क्रूरता करी है नहीं करी है। अटूट संबंध है। क्रूरता सदैव पक्षकारों के सामाजिक स्तर, रहन सहन के तरीके, मध्य संबंध, स्वभाव और भावनाओं पर आधारित होती है। क्रूरता किस पर आधारित होती है? सामाजिक स्तर पे, उसके रहन सहन के तरीके पे, उसके मध्य संबंध, इनके बीच में कैसा संबंध था। ठीक, इसके अलावा एक केस है इसमें, और है इसमें एक केस मनीष त्यागी वैसे दीपक कुमार AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने कहा क्रूरता को स्थापित करते समय साबित करना पर्याप्त होता है कि एक पक्षकार का आचरण इतना असामान्य और स्वीकृत मानक का था, इतना निम्न स्तर का है कि दूसरे पक्षकार के युक्ति सहन करने की आशा नहीं की जा सकती। क्रूरता स्थापित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि शारीरिक हिंसा का प्रयोग किया गया हो। यानी कि इस केस में क्या कहा गया, इस केस में क्रूरता को डिफाइन किया गया, क्रूरल्टी को बताया गया कि क्रूरल्टी किस प्रकार से स्थापित होती है और क्रूरल्टी है क्या। तो इसने कहा क्रूरल्टी जो है वो जरूरी नहीं है कि फिजिकली हो, जरूरी नहीं है कि आपके साथ मारपीट दे दी, आपको डंडे से मारा गया हो। मेंटली क्रूरल्टी है, दिमागी तौर की जो क्रूरल्टी होती है, मानसिक तौर से भी आपको प्रताड़ित किया गया हो, वो ज़रूरी है। और इसकी जो इन्होंने एक लिमिट रखी वो ये रखी कि वो इतना लिमिटेशन उसकी ये हो, उसकी लिमिट ये हो क्रूरल्टी की, क्योंकि दूसरा पक्षकार उसके उसका झेलना मुश्किल हो गया हो, यानी उसकी बर्दाश्त के हद के बाहर हो गया हो असामान्य तौर से। यानी कि उसका नेचर जो है सामान्य नहीं, मतलब मान लीजिए एक आदमी है, वो खड़े खड़े कहता है, गालियाँ बक देता है, नॉर्मली गाली बक देता है, वाइफ को गाली बक देता है, अपने बच्चों को गाली बक देता है, वो अलग। लेकिन वो क्या करता है कि वो इतना हद तक उसको जलील कर देता है, इतनी हद तक उसको चीज़ें बोलता है, कभी उसके रंग को लेके, कभी उसके रूप को लेके, कभी उसके खाने को लेके, कभी उसके पीने को लेके, कि मतलब जैसे लेडी ने खाना बनाया और खाना उठा के उसको फेंक दिया, उसके मुंह पे मार दिया, ठीक है, या उसके रूप को लेके कह दिया, या दूसरे से उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया, और वो इतने हद तक हुआ कि पत्नी का बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसको लगा कि बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। जो सामान्य नहीं था, वो जो असामान्य था। भाई जनरली आपके पास खाना आता है, खाना खराब है या नमक कम है या ज़्यादा है, तो आप बोल दोगे कि भाई इसमें नमक कम है। आप क्या करते हो, थाली उठाते हो, फेंक देते हो, उसको गालियाँ देने लग जाते हो, आप उसके पेरेंट्स को लेके उसमें इन्वॉल्व कर लेते हो, और वो कंटिन्यू चल रहा है। वो ऐसा है कि वो अगर 4 लोग उस चीज़ को देखें या सुने तो वो कहें भाई ये तो बहुत ज़्यादा बदतमीज इंसान है, या तो बहुत नालायक है। इस टाइप का अगर वर्ड कोई आदमी बोलता है तो ये माना जाता है कि वो इंसान जो उसके साथ व्यवहार कर रहा है, क्रूरल्टी जो कर रहा है, वो आउट ऑफ लिमिट है, ठीक है। तो ये कहा गया मनीष त्यागी वर्सेस दीपक कुमार केस में। एक केस है के श्रीनिवास राव वर्सेस डी ए दीपक, ये 2013 का केस है। और इसमें यह होता है कि एक छत के नीचे साथ साथ रहना मानसिक क्रूरता की पूर्व शर्त नहीं है। विवाह के पक्षकार अपने आचरण से मानसिक क्रूरता कारित कर सकते हैं, भले ही वो एक छत के नीचे साथ साथ ना रह रहे हो। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप साथ में ही रह रहे हो और तभी आपके साथ मेंटली आपके साथ क्रूरल्टी हुई हो। मेंटली क्रूरल्टी के लिए एक साथ एक घर में रहना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अलग अलग भी रह रहे हो और पक्षकार का कंडक्ट ऐसा है कि आपको उससे मेंटली प्रॉब्लम हो रही है, मेंटली आप उससे क्रूरल हो रहे हो, आपके साथ क्रूरल्टी हो रही है मेंटली, तो ये काउंट होगा, ठीक है। तो ये कहा गया के श्रीनिवास राव वर्सेस दीपा में कि भैया मानसिक क्रूरता के लिए एक साथ एक ही छत के नीचे रहना ज़रूरी नहीं है। जैसे जनरली लोग कहते हैं कि भैया मियाँ बीवी जो अलग अलग रह रहे हैं, कैसे इसके साथ क्रूरल्टी कर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फ़ोन पे करता हो, या वो जहाँ जाती है रास्ते में निकलती है उसको टॉर्चर करता हो, उसको कुछ गलत बातें कहता हो जो कहीं ना कहीं उसको लोगों की नज़रों में गिराती हो, या समाज के आगे उसको बेइज्जत करता हो, ठीक है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, जरूर थोड़ा कि घर के अंदर ही होगा, घर के बाहर भी हो सकता है। तो ये बात कही गई इस केस में। कौन सा केस था? के श्रीनिवास राव डी ए दीपा 2013 में, कि मानसिक क्रूरता के लिए ये शर्त जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। आई होप आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई है, और आज का हमारा जो ये 13 था, 13(1) और 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसमें 13A और 13B रह गया है, ठीक है। वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी तो आई होप शायद मुझे लगता है आप लोग देखेंगे नहीं। तो प्लीज़, आज की वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, क्योंकि इसमें कई केसेस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और एक दो केसेस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जो डाइवोर्स से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। और मिलते हैं। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो उसे व्यू कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ज़बरदस्ती तो मैं नहीं करवा सकती आपसे। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।